नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल आने को तैयार है और इसमें सबसे बड़ा जो भूचाल का जो मैंने आपको नाम लिया है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पॉलिटिकल परिवार है ठाकरे परिवार, उसके उत्तराधिकारी आदित्य ठाकरे के ऊपर बड़े संगीन आरोप लगे हैं। और आरोप कोई वैसे ही जमा खर्च नहीं हुआ है। सबूतों के साथ दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट लगाई है जिसमें उन्होंने 3 लोगों को बाय नेम एलेज करते हुए अपनी बेटी का कातिल बताया है। और वो 3 नाम हैं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, आदित्य पंचोली जो फिल्म एक्टर थे उनके बेटे सूरज पंचोली, और फिल्म एक्टर दिनो मारियो। उन्होंने ये कहा है अपनी रिट में कि पार्टी की ग्यारह थी, इन तीनों लोगों ने मेरी बेटी को शराब पिलाकर उसके साथ रेप किया और फिर उसको जो है 14वीं मंजिल से फेंका ताकि शव जो है वो अंदर के कैंपस में ना गिर के बाहर जाके गिरा, सड़क की तरफ जाके गिरा। इस तरीके की जो घटना है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि शव यदि वो कूदती ऊपर से आत्महत्या होती तो वो इस तरह की छलांग नहीं लगाती कि शव जो है बिल्डिंग से बहुत दूर जाके गिरता। शव जो है बिल्डिंग के नीचे गिरता, गिरते हुए एक स्ट्रेटेजिक फोर्स होती है, एक जो है ग्रेविटी फोर्स होती, उसके साथ नीचे आता। लेकिन इसके अंदर जो है इसकी डेड बॉडी जो है वो बाहर रोड की तरफ गई, तो वो सीधा सीधा मैटर है कि फेंका गया। इस तरीके के बहुत सारे सबूत उन्होंने अपने साथ लगाए हैं, अटैच किए हैं अपने रिट के साथ। और रिट को जो है पूरी तरीके से उन्होंने सबूतों के साथ मजबूती के साथ पेश किया है। उन्होंने इसके अंदर एक सबूत और लगाया है जिसको सुशांत सिंह राजपूत का जो है दोस्त कहा जाता था, रिया चक्रवर्ती। और उसके सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में, आत्महत्या केस में या मर्डर केस जो भी था वो, उसके अंदर भी रिया चक्रवर्ती को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था। उस समय भी इनको क्लीन चिट दे दी गई, केस दबा दिया गया। उस रिया चक्रवर्ती के बारे में बताया जा रहा है कि आदित्य ठाकरे ने उस दौरान 44 बार रिया चक्रवर्ती से बात की है। उसके फ़ोन कॉल की डिटेल उन्होंने उपलब्ध कराई हैं कोर्ट के सामने। कोर्ट ने इन सब सबूतों का संज्ञान लेते हुए, पूरी रिट को पढ़ते हुए, इसकी जो है डेट फिक्स कर दी है, एक्सेप्ट कर लिया है। 2 अप्रैल की डेट इस पर लगा दी गई है। अब देखना यह है कि 2 अप्रैल को कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है, किस तरीके से उसको आगे प्लीड करता है वो। लेकिन ये तय है कि मामला बहुत संगीन है, बहुत गंभीर है और इसके अंदर देश की, खासकर महाराष्ट्र की एक सबसे बड़ी राजनीतिक परिवार जो है उसका उत्तराधिकारी लपेटे में आ रहा है। हालांकि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे लगातार ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए आदित्य ठाकरे का नाम लिया गया है और इसका जो है इसके कोई भी सबूत इसके खिलाफ नहीं है, ना ही कोई इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है उनका। लेकिन सबूत बताते हैं कि सबूत चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं। कोर्ट ने उनको पढ़ने के बाद ही जो है पिटीशन एक्सेप्ट की है और 2 तारीख की डेट लगाई है कि आदित्य ठाकरे इसके अंदर कल्प्रिट है। यदि ईमानदारी के साथ इन्वेस्टिगेशन होता है तो हो सकता है ये परिवार लपेटे में आ जाए। साथियों, देश के अंदर पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसके हिसाब से अभी तक कोई भी राजनीतिक परिवार मुकदमों के अंदर तो फंसा है, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं हुआ। तारीख पे तारीख, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो आपकी ईडी हो, सिर्फ तारीख पे तारीख लगाती रहती हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती हैं, सनसनी बनाती हैं, छापे डालते हैं और उसके बाद चुप बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों है? इस देश का सिस्टम इतना लचर क्यों हो चुका है? अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उस सिस्टम की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? सीबीआई उनके हाथ में होती है, गृह मंत्रालय के हाथ में होती है, ईडी उनके हाथ में होती है, गृह मंत्रालय के हाथ में होती है, और एनआईए भी उनके हाथ में होती है, गृह मंत्रालय के हाथ में होती है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जांच एजेंसियां केस तो रजिस्टर करती हैं, छापे भी मारती हैं, लेकिन परिणति तक नहीं, केस की परिणति तक नहीं पहुंच पाती हैं?
इससे इन एजेंसियों की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही अखबार के अंदर डिटेल्स छपी थी, उसमें बताया गया था कि उसको संसद के पटल पर रखा गया गृह मंत्रालय की ओर से कि टोटल पिछले 5 सालों के अंदर 173 राजनीतिज्ञों के खिलाफ ईडी जांच हुई है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, और सिर्फ 2 लोगों को सजा हो पाई है, 2 लोगों के अंदर कल्प्रिट ठहराया गया है। यानी 171 लोगों पे अभी तक 5 साल के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब ये आंकड़े गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किए जा रहे हैं तो इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि न्याय बहुत डिलेड है या है नहीं, फिर किस चीज़ का नाटक किया जाता है। अब दिशा सालियान के फादर, जिनकी बेटी 14वीं मंजिल से गिर के मरी या फेंक कर मारी गई, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा, लेकिन उसके केस को आत्महत्या बताते हुए तुरंत बंद कर दिया गया, फाइलें क्लोज कर दी गई, कोई न्याय उसको नहीं मिल सका। जबकि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी शायद बदली गई होगी या कुछ ना कुछ उसके अंदर किया गया होगा। कुल मिलाकर जो हम ये फिल्मों में देखते हैं कि राजनीतिक लोगों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपने को बचाने के लिए किस तरीके से कार्रवाई करते हैं, कुछ वैसा ही मुझे लगता है कि इस केस के अंदर भी हुआ होगा। अब माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से इसकी जांच शुरू कराते हैं, और केंद्रीय जांच एजेंसियां, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे एनआईए हो या कोई भी हो, वो इस तरह के केसेस की किस तरीके से जांच करती हैं ताकि कल्प्रिट पकड़ा जाए और राजनीतिज्ञ लोगों पर शिकंजा कस सके। ये बहुत ज़रूरी है, अन्यथा देश के अंदर बहुत बुरा हाल होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है नेशन फर्स्ट की, उसको डैमेज होगा। मेरा प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि किसी भी पॉलिटिकल आदमी का नाम आने के बाद जांच बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत शिद्दत के साथ होनी चाहिए, ताकि जो है दूध का दूध पानी का पानी हो सके। जरा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।